हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मैट के एमसीक्यू। तो आप लोगों को मैं पहले तो ये बता दूं कि इस चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, क्योंकि जितने भी एमसीक्यू हैं सारे के सारे नए हैं। हम लोगों ने पहले कभी भी नहीं पढ़े हैं, ये पुराने कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये सारे के सारे न्यू कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एमसीक्यूज हैं। लेकिन जो भी हम एमसीक्यू पढ़ेंगे उस वो हर कोई एमसीक्यू एक कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। आई होप आप लोगों को पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मैट एमसीक्यू नंबर 1 की बात करते हैं। तो एम ये होता है मैकेंसिस 7S। तो 7S मैकेंसिस 7S आपने पढ़ा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। देखिए दोस्तों, जब तक आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपको ये एमसीक्यू नहीं आता। इसका मतलब बात यहाँ पे एक तो ये खत्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप अगर इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके थ्योरी की जो प्ले लिस्ट है उसको निकाल लो, उसमें 7S जाके पहले पढ़ लो, फिर ये एमसीक्यू करो। गारंटी देता हूँ आपको ये एमसीक्यू कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। 7S में क्या होता है ना, 7S होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 7S। उसमें से 3S होते हैं जिन्हें हार्ड एस बोलते हैं, और 4S होते हैं जिन्हें हम सॉफ्ट एस बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अब हार्ड एस में क्या क्या आता है पहले आप ये समझ लो। हार्ड एस में आता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। ये 3 हार्ड एस में आता है, बाकी चारों के चारों किस में आते हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट एस में। अभी इसने क्या पूछा क्वेश्चन, ये कहता है 7S के बारे में, आगे कहता है नोट ए हार्ड एस। कौन सा हार्ड एस नहीं है? तो ये 3 तो हार्ड एस होते हैं, इसके अलावा देख लो बाकी के। स्ट्रेटेजी ये भी हार्ड एस होता है, स्ट्रक्चर ये भी हार्ड एस होता है, सिस्टम भी होता है, स्टाइल देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यही वो चैप्टर है जिसमें से कम 8 नंबर तक के आपके एग्जाम में एमसीक्यू लगेंगे, और डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मेट, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा नहीं कि नया मिलेगा आपको। एमसीक्यू नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 2 के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं पहले एमसीक्यू क्या कहता है। बिजनेस इंटीग्रेशन ब्रिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन, ठीक है ना, अलाइनमेंट सो दैट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाई effective implementation of strategy while making the efficient use of available set of resources. There are 4 aspects, ठीक है, that are essential to integrated, namely people, operation, strategy and आगे पढ़ते हैं। एंड अगली चीज पूछी है कि और बताओ और क्या है। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज अगर जानते हो, पढ़ के जाओगे और ये चीज जानो एक बार पता होगी, तो आपको वहां पर एमसीक्यू सिलेक्ट करने में 10 सेकंड नहीं लगेंगे। वरना तो नहीं आता तो फिर तुक्के से तो होएगा नहीं, कुछ चीजें तुक्के से नहीं हो सकती, ठीक है। 4 एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस इंटीग्रेशन, पार्ट ऑफ बिजनेस इंटीग्रेशन। कौन कौन से? एक होता है पीपल, ऑपरेशन, स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे पीपल है? नहीं। क्या यहाँ पे ऑपरेशन है? नहीं। क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी है? नहीं। क्या है यहाँ पे? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी आंसर हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। हालांकि इसने पीपल, ऑपरेशन और स्ट्रेटेजी ऊपर ही दे दी है, तो चौथा पूछा है इसने, तो चौथा कौन सा बच गया? खाली टेक्नोलॉजी बच गया, क्योंकि 3 तो ऊपर दे दिया इसने क्वेश्चन में कि ये 3 के अलावा बताना है हमें, तो एक ही बच गया टेक्नोलॉजी, तो ये आंसर हो गया, राइट। आइए चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है, ये वैल्यू सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, और अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बगैर पढ़े तो आप वैल्यू चेन लगा के जाओगे। वैल्यू चेन आपको पता ही है कि वैल्यू चेन क्या होता है। वैल्यू चेन से थोड़ा सा अगर हम एक्सटेंड करें, ठीक है ना, एक्सटेंडेड वर्जन है ये उसका, तो उसे हम वैल्यू सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंडेड वैल्यू चेन, ठीक है, द कस्टमर कस्टमर्स, ठीक है ना, एंड द सप्लायर्स, because by creating the extended organization dynamic hostile environment can be respond is better manner. A firm value chain is connected to what Porter calls a value system. तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का कुछ कहानी बता रखी है, और आप जब इसको पढ़ोगे पूरे का पूरा, तो सम ऑफ द प्रोसेस नीड टू परफॉर्म इन सच, ठीक है ना, मेटल वाइल इन प्रोसेस एट टाटा स्टील प्लांट ओनली। तो बेसिकली क्या है कि ये लगा लो कि कहीं पे जाके किसी की दूसरे जगह पे हमें जाके सर्विस प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे जाके हमने कुछ चीज़ें प्रोसेस भी की हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली वैल्यू चेन में हम ऐसा नहीं करते, तो ये थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन हो गया, तो इसलिए इसको वैल्यू सिस्टम बोला गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन पूरा छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अब क्वेश्चन देख लो यहाँ पे किस चीज़ पे है, 7S मैकेंसी पे आए हो। अब आपको 7S आपने पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही देख रहे होंगे। तो 7S अगर आपने पढ़ लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमसे ये क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, ये तो पढ़ना पड़ेगा कि हमसे पूछ क्या रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ इतने, ठीक है ना, बेस्ट एक्सप्लेन वाई चेंज ऑफ, ठीक है ना, इनिशिएटिव हैव बीन अनसक्सेसफुल एट DJK कंपनी, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं इसको। द न्यू अपॉइंटेड टॉप ब्रास एट जिम जाम लिमिटेड,
ठीक है ना। गिव द लोकल मैनेजर ग्रेट ऑटोनोमी फॉर डिसीजन मेकिंग with intent to improve the performance in light of the fact that the company introduced a number of changes in recent, ठीक है ना। तो आगे चलता है, because a past decision are made at corporate level, local managers only execute them, hence despite the power vested with the local manager they did not exercise authority, result change that introduce इतने ही। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो हमसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से आंसर हो सकता है। शेयर वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, एटीट्यूड की बात करते हैं शेयर वैल्यू में, कल्चर की बात करते हैं, स्ट्रेटजी हो सकता है, ठीक है ना, या सिस्टम हो सकता है, या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जिम जैम पास्ट यूज टू हैव सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बट सडन चेंज इन स्ट्रक्चर फ्रॉम सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज, इट डिफिकल्ट फॉर द स्टाफ टू मेंट देयर वे, ठीक है ना। आगे नथिंग रिगार्ड शेयर्ड वैल्यू, यहाँ पे कुछ भी ऐसा शेयर्ड वैल्यू नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, सिस्टम नहीं है, इज स्पेसिफाइड इन द फैक्ट ऑफ केस। तो बाकी क्या बचता है, स्ट्रक्चर बचता है, ठीक है ना, जस्ट रिमेंबर, नथिंग मोर देन दैट। आगे चलते हैं, दिस क्वेश्चन में बी क्लिक इन एग्जाम, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर, नॉट ए लिमिटेशन। जब भी कभी भी जिंदगी में आएगी नॉट ए लिमिटेशन, लिमिटेशन लो अगर ऑप्शन हो तो याद रखना लो कभी भी लिमिटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और इतना हमें पढ़ने की जरूरत इसको पड़ेगी नहीं। आगे चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म, कौन सी कंट्रोल मैकेनिज्म की कैटेगरी नहीं है। तो अगर हमने ये पढ़ रखा है मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, देयर इज ए 3 ब्रॉडर कैटेगरी, कौन कौन सा, बिहेवियरल कंट्रोल ये है, तो ये तो है, पर्सनल ये पर्सनल है, ठीक है ना, कल्चरल भी है यहाँ पे, एंड द रिपोर्टिंग भी है। तो बाकी जो बच गया फिजिकल ये नहीं है, बात खत्म। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन करा रखा है थ्योरी का, प्लेलिस्ट में आप जाके देखें, ठीक है ना, थ्योरी की प्लेलिस्ट में आपको अलग से मिल जाएगा अल्टमैन जेड स्कोर, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराया है, प्लीज देखें। ये हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेरे भी आया था, सबके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या है, अल्टमैन जेड स्कोर के बारे में बोला गया है। और अल्टमैन जेड स्कोर की जो कैटेगरी बना रखी है वो कई सारी कैटेगरी बना रखी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ठीक है ना, इस तरीके से बना रखी है, ठीक है। तो आप जरूर उसको अलग अलग तरीके से पढ़ना भी है, ठीक है। बेस्ड ऑन जेड स्कोर, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये पढ़ रखा है, उसके बाद ये एमसीक्यू करा रहा हूँ मैं, ये मान के चल रहा हूँ मैं, नहीं पढ़ रखा तो एक बार पहले देख लो, डायरेक्ट एमसीक्यू देखना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही क्वेश्चन 8-10 नंबर का एग्जाम में आता है। बेस्ड अपॉन द जेड स्कोर द कंपनीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जोन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, नॉट ए जोन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। चलिए देखते हैं जोन कौन कौन से होते हैं। तो 3 जोन होते हैं, डिस्ट्रेस, ग्रे और सेफ, ये जोन होते हैं, ऐसा कोई जोन नहीं होता वार्निंग वाला, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में देनी चाहिए बस, ठीक है। तो बस ये आपने पढ़ रखा होगा कि भाई ये 3 ही जोन हमने पढ़े हैं, तो ये नहीं होता, बात खत्म। आगे चलते हैं, नीचे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये कहता है स्काईवे एयरलाइन लिमिटेड इज इंटरनेशनल कैरियर टुक सीरीज ऑफ लोन टू फाइनेंस द M&A डील्स बट नाउ ऑब्जर्विंग वर्किंग, इतने जो भी दे रखा है सारी तो चीजें कोई फायदा नहीं है, बकवास है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जेड स्कोर ऑफ 1.6, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी तो दिख नहीं रही, कहीं पे भी इसने लिखा नहीं कि मैन्युफैक्चर कर रही है या कुछ है, तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। अब इसने ये पूछा है कि अगर 1.6 है तो 1.6 की कैटेगरी किस में होता है, डिस्ट्रेस, ग्रे या सेफ, वार्निंग जैसा कुछ होता नहीं, तीनों में से एक बताना है। तो ये आंसर तो पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना, ये 3 होते हैं, 3 में से एक बताना है। और 3 में से एक कैसे बताओगे, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए पहले ये पढ़ लेना आप। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या होता है, 1.1 से लेकर 2.6 होता है। अगर 1.1 से कम है तो डिस्ट्रेस की कैटेगरी में आएगा, 1.1 से लेकर 2.6 की कैटेगरी में तो ग्रे में आएगा, 2.6 से अबव तो सेफ की कैटेगरी में आएगा। अब ऊपर देख लो कि कौन कितना है, ऊपर है 1.6, तो 1.6 कहाँ आएगा, 1.1 से लेकर 2.6 इसके बीच में आएगा 1.6, तो ग्रे होगा, आंसर होगा ग्रे। तो ऊपर जाओ देखो ग्रे दे रखा है, बात खत्म। ऐसे करके आपको आंसर दे रहे हैं। अब ये भी मैंने करा रखा है, प्लीज दिस पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन आज ह्यूज हैविंग वेटेज इन एग्जाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी के क्वेश्चन देखें पहले, ठीक है ना। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये एजेंटे स्कोर मॉडल, ये आर्जेंटे स्कोर मॉडल, ये आपने पढ़ रखा है तो ही आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ बातें इसने बोल रखी है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है ना, इस मॉडल के हिसाब से। तो ये कहता है मिस्टेक्स एंड डिफेक्ट्स आर नॉट इंटर रिलेटेड। मैंने आपको ये जो क्वेश्चन कराया था तो मैंने बताया था ये इंटर रिलेटेड होते हैं, इसने कहा कि नहीं होते हैं, तो गलत है ना स्टेटमेंट। थ्रेशोल्ड कैप्ट एट 45, थ्रेशोल्ड गलत है, 45 नहीं होता 25 होता है, तो ये भी गलत है। तो 1 एंड बी दोनों हो जाएंगे,
थर्ड अगर पढ़ो तो पढ़ लो। देर आर 3 अंडरलाइंग ग्रुप्स, डायमेंशंस बता रखे हैं इसने, 3 ग्रुप होते हैं, मिस्टेक्स, डिफेक्ट्स और सिस्टम्स ऑफ फेलियर, ये 3 होते हैं। ये तो ट्रू होगा ना, हमें तो इनकरेक्ट बताने, तो 1 और 2 होगा, आंसर खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखो एग्जाम में आते ही, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो पे इतना टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। फॉलोइंग आर द स्कोर 6 फॉर्म, 6 हम दे रखे हैं और इस मॉडल के हिसाब से आपको बताना है कि हेल्दी कौन सी है। देखो हेल्दी कौन सी होगी, फॉर्म डिफेक्ट जो होते हैं ना वो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, याद रखना, और मिस्टेक्स हो सकती हैं मैक्सिमम 15, और सिम्टम्स ऑफ फेलियर 0 रहेगा मैक्सिमम, ये बात ध्यान रखना, और तीनों का टोटल 25 होना चाहिए। तो ढूंढो इसमें, पहला देखो ये मैक्सिमम 10 होना चाहिए, सही है, करेक्ट है। ये मैक्सिमम 15 होना चाहिए, ये भी ठीक है, चल जाएगा, अच्छा है। और ये मैक्सिमम 0 हो सकता है, तो ये तो अनहेल्दी हो गया ना, ये तो रिस्की हो गया, ये तो सही नहीं है ना। हेल्दी पूछा है इसने, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और तीनों का टोटल भी 25 होना चाहिए, एक भी कंडीशन वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 है, 10 से नीचे है, अच्छी बात है, 15 तक है, ये भी अच्छी बात है, ये 0 है, ये हेल्दी होगा, और तीनों का टोटल देख लेना 17, 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये 10 है, अच्छी बात है, 15 अच्छी बात है, 0 ये अच्छी बात है, तीनों कंडीशन यहाँ पे पूरी होगी और तीनों का टोटल 25, ये भी अच्छी बात है, तो दोनों हेल्दी हो गए। 15 गलत बात है, 10 से ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो यहीं पे अनहेल्दी हो जाता है। ये 0 चलेगा, ठीक है। 30 15 से ऊपर हो गया, यहीं पे अनहेल्दी हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं। तो 2 हो गए, 2 और 3, बस बात खत्म। चलिए आगे चलते हैं। तो ओनली फॉर्म 2 एंड 3, तो यहाँ पर हो गया। तो ये सब दे रखा है कि मैक्सिमम 25 वगैरह, ये सब बातें बता रखी हैं, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है, बाकी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के ये तो आप वैसे ही ध्यान रख लेना। कंसिडर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स, परफॉर्मेंस मेजर्स की बात कर रहा है, तो परफॉर्मेंस मेजर्स का अलग से मैंने वीडियो भी बना रखा है कि परफॉर्मेंस मेजर्स कौन कौन से होते हैं। तो वही इसने पूछा है, कंपनी यूज इन इवोल्यूशन ऑफ इट्स मैनेजर्स, ठीक है। तो चलिए, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स, ये भी ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर, ठीक है ना, एफिशिएंट क्वालिटी एंड टाइम, इनोवेशंस मेजर, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। बस इसको ध्यान रख लो, ना भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेनली चीज़ है ये 10 क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला मॉडल करना है आपको थ्योरी का, फिर ये एमसीक्यू करने हैं, ये वाला मॉडल करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों मॉडल कम से कम 15 से 20 नंबर तक एग्जाम में आ जाएंगे दोनों मॉडल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी मिला के तो 15-20 नंबर का आज का हमने काम निपटाया है। ये तीनों जाके आप एक बार देख लो प्लीज, 7S, डेवलपमेंट जेड स्कोर और ये, ठीक है ना, अर्जेंटे मॉडल, ठीक है। तो ये तीनों जाके एक बार देख लो थ्योरी के, आपके 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग अगर मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करें, ताकि आई फील मोटिवेटेड। मैं जॉब करते हुए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद भी पेपर दे रहा हूँ अपने नवंबर वाले, है ना। तो मैं पढ़ाई करने के साथ साथ, जॉब करने के साथ साथ अभी अपने जो है आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़, एक संडे मिलता है और उस संडे को मैं पूरा लगा देता हूँ, ताकि मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों के साथ अपने नोट्स शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।